हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास और शुरू करेंगे क्लास 6 से। यानी कि सबसे पहले जो क्लास में हम लोग करेंगे, सबसे पहले वाले वीडियोस में क्लास 6 की पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी नोट्स है आपका, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है सीटेट एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इससे पहले अगर आपने हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लास नहीं देखी है दोस्तों, तो उसको भी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप जाकर के देख सकते हैं चैनल पे। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है विविधता की समझ। तो बात करते हैं सबसे पहले गैर बराबरी कि गैर बराबरी क्या होता है। तो गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन है और पैसे जैसे कुछ संसाधन जो दूसरों के पास हैं। तो इसलिए गरीबी और अमीरी जो है विविधता का रूप नहीं है, यानी इसको विविधता में नहीं शामिल किया जा सकता है। यह लोगों के बीच क्या है, मौजूदा असमानता है, यानी कि इसको गैर बराबरी कह सकते हैं। तो ये है आपकी गैर बराबरी, जो दोनों लोगों अमीरी और गरीबी है, यही क्या है लोगों के बीच गैर बराबरी है। ठीक है। उसके बाद जाति व्यवस्था क्या है, तो असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था जो लोग किस किस तरह का काम करते थे, किस जाति में पैदा होते थे, यानी जाति व्यवस्था बना दी गई। ये भी असमानता का ही एक उदाहरण है। भारत में विविधता की अगर बात करें तो भारत विविधताओं का देश है और यहाँ भिन्न त्यौहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं। लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचे तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल क्या है उस करने का तरीका जो है कि अलग है। आगे देखते हैं विविधता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्न के कारण क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वही रहने लगते थे। और इस कारण वहाँ की संस्कृति, भाषा को क्या करते थे, सीख लेते थे। सिंपल सी बात है। और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। और विविधता के लिए भौगोलिक कारण भी महत्वपूर्ण है। तो ये था कुछ संस्कृति और वहाँ की एक जगह से जब दूसरे स्थान पे जो है कि आदमी जाते थे, तो जो अपनी संस्कृति तो पहले से लिए रहते थे और जहाँ पर वो जाते थे वहाँ की संस्कृतियों को मिला करके तो एक नई संस्कृति क्या होती थी, उभरने लगती थी वहाँ पे। और विविधता की बात करें तो वहाँ पर भौगोलिक कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि जलवायु हो गया, मृदा हो गया, मानसून, जल, मैदान, ये भी जो है कि विविधता के बहुत सारे कारक हैं। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति और परंपराओं को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। ये एकदम बात सही है। वहीं बात करते हैं नेहरू जी की जो पुस्तक है भारत की खोज, यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। और अनेकता में एकता का विचार किसने दिया है, तो नेहरू द्वारा दिया गया है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है विविधता एवं भेदभाव। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का बिल्कुल असर पड़ता है। पूर्वाग्रह की बात करें, इसका अर्थ होता है पूर्व निर्णय है, यानी पहले से ये निर्णय है, अर्थात किसी मामले या तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं, जो भेदभाव को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। यानी हम किसी के बारे में जो है कि पहले से ही कोई धारणाएं जो बना लेते हैं, तो वही जो है भेदभाव को क्या करता है, जन्म देता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ पूर्वाग्रह। सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देता है। जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, कमज़ोर, कोमल, मृदु स्वभाव की होती हैं। लड़के वे होते हैं जो रोते नहीं हैं, यानी कि कमज़ोर नहीं होते हैं, यानी कि बहादुर होते हैं। तो ऐसी जो है कि धारणाएं हम पहले से बना लेते हैं। वहीं बात करें रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण, जब हम लिंग, धर्म या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ बोलते हैं, तो ये भी क्या है, एक धारणा है जो हम पहले से बना लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में क्या कर देती है, जड़ देती है। और भेदभाव तब होता है जब हम लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर क्या करते हैं, किसी के साथ व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। विविधता क्या होता है, तो वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान समझा नहीं जाता। असमानता, यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं। तो इस प्रकार के जो दोहरे भेदभाव का सामना कैद, धार्मिक, जनजातियां, समुदाय या किसी विशेष जगह के लोग जो है कि कर रहे हैं आज के समय में।
दलित क्या होते हैं? तो दलित जो है इस शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया गया, कुचला गया, या सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में क्या करती है, रखती है। भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को क्या करती है, जन्म देती है। वहीं पर दिया है कि स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। वहीं 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता क्या है, हमारे देश में व्याप्त है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर आपका 2 कंप्लीट होता है और शुरू होता है चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है। सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सरकार के स्तर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर, इसका संबंध पूरे देश से होता है और इसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, पहला स्तर। दूसरा होता है राज्य स्तर, यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है और यह राज्य सरकार कहलाती है। तीसरा होता है स्थानीय स्तर, यानी कि यह गांव शहर के प्रशासन को संभालती है, इसे हम पंचायत या नगर पालिका के नाम से जानते हैं। तो सरकार की ये 3 स्तर थे और इस तरीके से उसके कार्य होते हैं। अब सरकार के कार्य क्या होते हैं? तो सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है, जिसको कि आप सभी जानते हैं। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बताने जा रहे हैं, जैसा कि पहला दिया है कानून बनाना तथा निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना, राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना और जन कल्याण कार्य आदि। तो ये सभी जो है कार्य कौन करता है? तो सरकारें करती हैं। सरकार जो है कानून बनाती है और उसे लागू भी करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी भी होते हैं। सरकार के प्रकार की बात करें तो सरकार को निर्णय लेने और कानून पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, और लेकिन हम आपको 2 मुख्य सरकारों के बारे में बताएंगे। एक होता है लोकतांत्रिक सरकार और दूसरा होता है राजतंत्र। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर लोकतांत्रिक क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र की बात करें तो इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, जैसा कि हमारे देश में है। अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। और लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो हमारे भारत देश में जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है। दूसरा होता है राजतंत्र। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता, और इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र की। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से क्या करते हैं? चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? तो आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। इसमें लोग जो है सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को क्या करते हैं? चुनते हैं। वहीं सफ्रेज मूवमेंट, इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। तो याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है सफ्रेज मूवमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं में मत डालने के लिए संघर्ष किया और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। तो याद करिए, आपका पूछा भी जा सकता है कि किसके दौरान जो है कि महिलाओं ने जो है क्या किया था? आंदोलन किया था। अमेरिका में महिलाओं को वोट करने का अधिकार जो मिला था, कब मिला था? तो 1920 में मिला था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था। ये सारी जो है कि डेट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 3 के जो है कि कंप्लीट होता है, जिसमें कि सरकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सरकार क्या है और सरकार के कितने प्रकार होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्र सरकार क्या होता है। अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और इसमें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। तो जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, तब हमारा अर्थ क्या होता है? तो इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भागीदारी। तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी, यानी लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं और चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं।
इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे कि भारत हर 5 वर्ष के बाद क्या होता है, चुनाव होता है और एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनाती है और वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी क्या होती है, सुनिश्चित होती है। तो ये हो गया उसके तत्व भागीदारी। दूसरा होता है कि भागीदारी के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि धरना देते हैं, जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, हस्तक्षेप अभियान करते हैं। तो इस तरीके से लोग भी क्या करते हैं, उसमें अपना भागीदारी दिखाते हैं। आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया है, जैसे चिपको आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके के आंदोलन से भी जनता का जो है जनता जो है सरकार का जो है रुख बदल सकती है कि हाँ, इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। विवादों का समाधान की बात करें तो विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और उनमें जो है कि भेदभाव हो जाती है। और कई बार भेदभाव की दशा में कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे कि धार्मिक जुलूस और उत्सव विवाद का समय, या फिर नदी यानी कि जल विवाद। ये जो है विवादों का क्या होता है, समाधान करना पड़ता है। समानता एवं न्याय की बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है और इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 4 और नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है पंचायती राज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या उससे अधिक वर्ष हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ग्राम सभा का क्या होता है, सदस्य कहलाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत क्या होती है। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे क्षेत्र में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है और पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। सचिव क्या होता है। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है और यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है और इसका जो एक कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा या निर्णय हुआ है उनका रिकॉर्ड रखना होता है। ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। तो सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, ये सभी जो है कि ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं जिससे आप भली भांति परिचित हैं। आगे बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाली कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये जो है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत होते हैं। समितियां क्या होती हैं। तो ग्राम सभा काम करने के लिए समितियां बनाती है। यह कुछ राज्यों में है। इसके सदस्य होते हैं कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण के तौर पे एक दिया गया है निर्माण समिति। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद दिया है कि जिला पंचायत क्या होता है। जो जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है, यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यहाँ पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है पंचायती राज चैप्टर नंबर 5 और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 गांव के प्रशासन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुलिस। तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है और यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का कार्य करता है। तो एक ही चीज़ को रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। पटवारी कौन होता है। तो यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है और इसका कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि लेखपाल हो गया, कर्मचारी हो गया, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि। इसके अधिकार में कुछ गांव भी क्या करते हैं, आते हैं। खसरा रजिस्टर के बाद विवरण की बात करें तो जरीब क्या होती है। यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर होती है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है। तहसीलदार कौन होता है। तो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं तहसीलदार और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे।
तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले जो है कि सुलझाए जाते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले। वहीं बात करते हैं हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में। तो कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उस जमीन को बेटे में बांट दी जाती थी। हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया है और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। और ये जो है कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6 और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 नगर प्रशासन के बारे में। अभी हमने इसके पहले गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ा, अब आगे चलते हैं नगर के प्रशासन के बारे में। तो नगर निगम क्या होता है? सबसे पहले तो नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण हैं, परिषद, अस्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन का कर आते हैं और यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा हो वहाँ यह पाए जाते हैं। नगर पालिका क्या है? तो यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है और यह एक शहर, कस्बे या गांव तथा उनमें से छोटे समूह के रूप में होती है नगर पालिका। यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है और इसमें जनसंख्या 2 लाख से 20,000 से अधिक होती है, किंतु यह महानगर नहीं होते हैं। नगर पंचायत की बात करें तो ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे नगर पंचायत होता है। पार्षद क्या होता है? तो नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती है। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। इसके लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 21 वर्ष और मेयर के लिए आयु जो है 30 वर्ष आवश्यक है। तीनों स्तर का गठन की बात करें तो 5 वर्ष के लिए होता है और भंग की स्थिति 6 माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक होता है। SC/ST की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होता है। महिलाओं के लिए 33% जो है न्यूनतम आरक्षण होता है। OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार जो है कि आरक्षण मिलता है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 7 और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में। दिया है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से 40% जो है कि खेतीहर मजदूर हैं और कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी और जो है कि भूमिहीन हैं, यानी उनके पास भूमि नहीं है। दूसरा पॉइंट दिया है कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार जो है कि खेतीहर मजदूर के हैं और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कोई भूमिहीन है और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तीसरा दिया है कि कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे कि दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि भी जो है कि किसान जो है कि काम करना शुरू कर दिए हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है और केवल 20% किसान जो है कि बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। चौथा पॉइंट दिया है कि मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने का जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। सहकारी समिति दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का क्या है, मुख्य साधन है। पांचवा है समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, तो ये भी एक आजीविका का साधन बन जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए यह प्रकृति पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। नागालैंड की बात करें सीढ़ीनुमा खेती की, तो यहाँ एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है और इस गांव में रहने वाले लोग चखे जंग समुदाय के हैं और वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस पर जो है कि खेती किया जाता है, जिसे सीढ़ीनुमा खेती कहा जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं और वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से को घास पतवार साफ करते हैं और उस पर अपनी खेती जो है कि करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 8 कंप्लीट होता है और चैप्टर नंबर 9 शुरू होता है शहरी क्षेत्र में आजीविका। अभी हमने गांव में देखा, अब शहरी क्षेत्र में आजीविका क्या है, किस तरीके से जो है कि होता है। तो भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? आइए जानने क्या करते हैं, प्रयास करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सड़कों पर काम करना। तो बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई मोची तथा ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले। यह लोग क्या होते हैं, स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए वे अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है और वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदें और कहाँ से बेचें और कैसे अपनी दुकान लगाएं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है तथा पुलिस प्रशासन भी नहीं अपनी दुकान नहीं लगाने देती और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होती है। बाजार में दुकान की बात करें तो कुछ लोग बाजार में दुकान लगाते हैं, उस पर काम करते हैं। तो बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है, जिसमें ज़्यादातर दुकानें जो है मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। यह अस्थायी दुकानें होती हैं। बड़ी दुकानें की बात करें तो बड़े महानगरों या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं, जिन्हें शोरूम कहते हैं। यह बहुत बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह छोटी दुकानें एवं फुटपाथ से क्या होती हैं, महंगी होती हैं। इन दुकानों में जो माल आता है वह अलग अलग शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। यह दुकानें अपने विज्ञापन भी चलाती हैं जो अखबारों, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पे भी आते हैं। इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं और उन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि इनके पास होता है। लेबर चौक क्या होता है, तो बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं, यानी कि जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूहों में खड़े होते हैं और जहां पर लोग उनसे काम के बदले मोल भाव कर सकें। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मिस्त्री, भवन बनाने वाले, लेबर, ट्रक के सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइप लाइन की खुदाई करने वाले मजदूर जो है कि सभी मौजूद होते हैं, जो कि आप आज के समय में भी देख सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री में भी कुछ लोग काम करते हैं और यहाँ पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, जहाँ पर हजारों लोग नौकरियाँ करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं और इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अनियमित मजदूरों से क्या होती है, ज़्यादा होती है और वे जो है नियमित मजदूर होते हैं। तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम को पूरा करते हैं तथा सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मजदूरों को अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। फैक्ट्रियों से तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है और विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्ष भर कार्य करती रहती हैं। कुछ लोग दफ्तर में काम करते हैं यानी ऑफिस में। तो शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। तो इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। ऊपर दिया है कि मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देता है तथा निरीक्षण करता है। सेल्समैन का कार्य होता है दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने कार्य को नियंत्रित करती हैं। वहीं इन दफ्तरों में मैनेजर अस्थायी कर्मचारी होते हैं और अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर भी ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियों की बात करें तो इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियां भी मिलती हैं और उनको वार्षिक छुट्टियों के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी मिलती है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है और तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान भी छुट्टी मिलती है। तो ये उसके बाद दिया है कि शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री या सरकारी विभागों में भी काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वह लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम करते जाते हैं और उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि चैप्टर नंबर 1 आ चुका है, यानी कि हमने क्लास 6 की बात करें, क्लास 6 की जो कहें कि पॉलिटी की क्लास थी, तो आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हमने एक वीडियो में। और जो ये आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, ये क्लास 7th का है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ठीक है। तो एक 1 बाई 1 करके यानी 3 वीडियो में आपके क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 ये तीनों वीडियोस जो है आपको 1 बाई 1 करके मिल जाएगी। और दोस्तों बता दें, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है पॉलिटी के अंदर से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और इसका जो है कि यदि आप PDF चाहते हैं तो वीडियोस के सबसे लास्ट में मिलेगा, यानी कि जिस दिन क्लास 8 वाली वीडियोस आपको मिलेगी उसके लिंक में, उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लास 6, 7 और 8 की पॉलिटी की जो है कि PDF नोट्स जो है फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो आपको कैसे लगा है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा। और आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।